वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, किस अवयव का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए ये एजुकेशनल चैनल। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। भोजन को जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद भोजन को मुख गुहा में चबाया जाता है। चबाने का कार्य करते हैं हमारे दांत, और इसमें सहयोग प्रदान करती है हमारी जीवा। जीवा, दांत और लार, इन तीनों की सहायता से भोजन को अच्छी तरह चबाया जाता है। चबाने के साथ ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भोजन में लार मिलती है। लार भोजन को लसलसा बनाती है, और इसके अतिरिक्त लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम और लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसका सबसे प्रमुख कार्य है कि वो भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु हैं उन्हें नष्ट करता है, यानी जीवाणुनाशी की तरह कार्य करता है, जिसके कारण भोजन से किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, किसी प्रकार के संक्रमण होने की संभावना घट जाए। लाइसोजाइम एंजाइम के बाद दूसरा जो प्रमुख एंजाइम है वो है लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। ये पाचन की क्रिया मुख में ही प्रारंभ कर देता है, और ये एमाइलेज है इसलिए स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। तो लार एमाइलेज की सहायता से स्टार्च डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित होता है, यानी भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाती है। और मुख गुहा में जो पिसा हुआ, लार में मिला हुआ जो भोजन है वो रूप बोलस कहलाता है। इस बोलस को जीभ की सहायता से ग्रसनी में धकेला जाता है, जहां से होता हुआ यह ग्रसिका के माध्यम से पहुंचता है आमाशय में। ग्रसिका की जो क्रमाकुंचन क्रियाएं हैं और श्लेष्मा की जो परत है उसके कारण यह आसानी से फिसल कर और आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय का जो कॉर्डिक कपाट है वो एक दिशीय कपाट होता है, इसलिए वो इस भोजन को आमाशय में तो जाने देता है लेकिन पुनः ग्रसिका में नहीं आने देता। जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय की क्रमाकुंचन क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, और साथ में आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं वो जठर रस स्रावित करने लग जाती हैं। जठर रस में मुख्य रूप से होता है HCl जो ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और दूसरा विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जिसमें सबसे प्रमुख एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। HCl के विभिन्न कार्यों को यदि हम देखें तो HCl के प्रमुख कार्यों में पहला है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, तथा इसी प्रकार निष्क्रिय एंजाइम प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में परिवर्तित करना। इसके अतिरिक्त HCl कठोर ऊतकों को गलाता है, कैल्शियम तथा आयरन के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है, टाइलिन की क्रिया को बंद करता है, क्योंकि टाइलिन एक इस प्रकार का एंजाइम है जो क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। तो आमाशय में HCl उस माध्यम को अम्लीयता प्रदान करता है, जिससे टाइलिन की क्रिया बंद हो। इसके अतिरिक्त मुख गुहा से आने वाले भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा जठर निर्गमी कपाट को नियंत्रित करता है। जठर रस में पेप्सिन व रेनिन नाम के जो दो एंजाइम हैं, ये क्रमशः पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय रूपों में पाए जाते हैं, जिन्हें सक्रिय करने का काम मुख्य रूप से HCl द्वारा किया जाता है। सक्रिय पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का जल अपघटन करके उसे प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। अतः पेप्सिन आमाशय का एक प्रमुख एंजाइम है। आमाशय में नवजात शिशुओं के जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिनोजन को पहले अघुलनशील कैसीन में परिवर्तित करता है, उसके पश्चात कैसीन से पैरा कैसीन बनता है। ये पैरा कैसीन कैल्शियम आयनों से क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट का निर्माण करता है, और इस क्रिया में दूध फट जाता है। इस फटे हुए दूध पर पेप्सिन क्रिया करके प्रोटियोजेज का निर्माण करता है।
वयस्क अवस्था में दूध को फाड़ने का कार्य HCl द्वारा किया जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। पाचन के दौरान लगातार क्रमाकुंचन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण भोजन का जठर रस के साथ मंथन हो जाता है। आमाशय में भोजन का रूप काइम कहलाता है। इसके बाद हम ग्रहणी में पाचन को समझें तो ग्रहणी में काइम के प्रवेश के साथ ही इसमें पित्तरस तथा अग्नाशयी रस मिल जाते हैं। पित्तरस एंजाइम विहीन एक क्षारीय तरल होता है जो काइम के अम्लीय माध्यम को क्षारीयता प्रदान करता है। पित्त के अकार्बनिक लवण जैसे ग्लाइकोकोलेट, टोरेकोलेट आदि वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करते हैं। अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आदि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। पित्त लवण वसा अम्लों तथा विटामिन A, D, E आदि के अवशोषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। पित्त में उपस्थित पीले रंग के बिलिरुबिन के कारण मल का रंग पीला होता है। इसके अतिरिक्त पित्त में बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। पाचन में अग्नाशयी रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर में स्रावित सभी पाचक रसों में अग्नाशयी रस सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रस है, जिसमें महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज ये ऐसे प्रमुख एंजाइम हैं जो भोजन का लगभग पूर्ण पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है जो ग्रहणी की म्यूकोसा से स्रावित होने वाले एंटेरोकाइनेज की सहायता से सक्रिय होकर ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन भी एक निष्क्रिय एंजाइम है जिसे ट्रिप्सिन द्वारा सक्रिय करके काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स आदि का पाचन करके उन्हें पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम प्रारंभ में निष्क्रिय होता है, जिसे ट्रिप्सिन तथा एंटेरोकाइनेज की सहायता से सक्रिय किया जाता है। यह सक्रिय होकर पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार एमाइलेज एंजाइम स्टार्च व ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड्स तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। न्यूक्लियेजेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार ग्रहणी में लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचक रसों के मिश्रण से भोजन अधिक तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। इलियम में आंतरीय रस स्रावित होता है, जिसमें अनेक एंजाइम होते हैं। पेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में बदल देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदलता है। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लिक अम्लों को पूर्ण अपघटित करके उन्हें नाइट्रोजनिक क्षारकों एवं शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। इलियम में भोजन के सभी घटक विसरणशील अवस्था में आ जाते हैं। बृहदांत्र में शेष अपचित भोजन में से जल तथा लवणों का अवशोषण किया जाता है और इस प्रकार बचे अर्धठोस को मलाशय में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जहां से मल द्वार के द्वारा इसे मुक्त किया जाता है या इसका बहिक्षेपण किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि पाचन तंत्र में किस प्रकार पाचन की क्रिया होती है, विभिन्न अंगों में किस प्रकार पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं।
इसी कड़ी में अब हम पढ़ेंगे कि जो पचित भोजन है उसका अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि अवशोषण होने के बाद ही भोजन हमारे शरीर के उपयोग में आएगा। वास्तविकता में अब तक जो भी क्रिया हो रही थी उसमें केवल इतना हो रहा था कि हमने जो भी भोजन ग्रहण किया उसके अणु बड़े बड़े थे, उन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य हुआ था जिससे उनका अवशोषण हो सके। यानी प्रमुख जो क्रिया है वो अब प्रारंभ होगी, जिससे भोजन हमारे शरीर में पहुंचेगा या हमारी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचेगा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। पचित भोजन का अवशोषण दो विधियों द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन की जो क्रिया है उसमें सोडियम पंप भाग लेता है। इस विधि द्वारा एमिनो एसिड्स तथा ग्लूकोज का अवशोषण होता है और इसके लिए कार्य करता है सोडियम पंप, जो सोडियम सह अभिगमन द्वारा क्रिया करता है। इसके लिए सर्वप्रथम सोडियम आयनों को एटीपी की ऊर्जा के द्वारा उपकला कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इन सोडियम आयनों की क्षतिपूर्ति के लिए ये आयन आंत्र गुहा से उपकला कोशिका में पुनः पहुंचते हैं, लेकिन उपकला कोशिका में पहुंचने के लिए इनका परिवहन होना आवश्यक है और इन्हें ले जाने के लिए जो परिवहन प्रोटीन है वो तभी कार्य करता है जब इन सोडियम के साथ में अमीनो एसिड्स या ग्लूकोज जुड़े हुए हों। अतः प्रोटीन के साथ में सोडियम तथा एमिनो एसिड्स या ग्लूकोज जुड़ते हैं और उसके बाद इसका परिवहन होता है। तो इस विधि द्वारा सक्रिय परिवहन की क्रिया होती है। वसा का अवशोषण विशेष विधि द्वारा होता है। वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लिसराइड ये जब विसरित अवस्था में आ जाते हैं तो पित्त रस के साथ में मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये मिसेल हैं, इस प्रकार की संरचनाएं मिसेल कहलाती हैं। इन मिसेल की सहायता से और वसा का अवशोषण होता है। इन मिसेल के केंद्रीय भाग में वसा अणु होते हैं तथा चारों तरफ लवण होते हैं। जब ये मिसेल सूक्ष्मांकुरों के नजदीक आते हैं तो वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि जो पित्त लवण है वो कायम में ही रह जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर ये ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। इन ट्राइग्लिसराइड्स पर जब प्रोटीन का आवरण जमा होता है तो ये काइलोमाइक्रोन कहलाते हैं। काइलोमाइक्रोन लसिका केशिकाओं में पहुंचते हैं और लसिका केशिकाओं में पहुंचकर ये रुधिर प्लाज्मा में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वसा का अवशोषण होता है। विभिन्न पदार्थों का जब अवशोषण हो जाता है तो रक्त की सहायता से इन पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जहां कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आगे के वीडियोस में हम इस पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।